मुर्दों के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। किसी ने कह दिया कि मुर्दों के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। ओके, मुर्दों का इतिहास। गुड। ये बात उतनी सही नहीं है जितना कि ये लिखावट में आपको नजर आ रहा है। किसी ने कह दिया अतीत का अध्ययन इतिहास है। अतीत का अध्ययन यानी बीते हुए समय का अध्ययन इतिहास है। किसी ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि यहां तक भी अगर कोई कहता है तो सही कह रहा है। किसी ने ऐसे कहा, यार अतीत का वैसा वैसी जानकारी जो समय के साथ रहती है, उसी को कहा जाता है इतिहास। कुछ हद तक अच्छा बात बोला कि मृतकों के अध्ययन को इतिहास यानी कि मुर्दों के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। आई डोंट थिंक कि इससे कुछ भी जानकारी मिलेगी आपको। लेकिन हाँ, अतीत का अध्ययन कुछ लगा कि हाँ बीते समय के बारे में आप बात करें, क्योंकि अतीत का मतलब टाइम पीरियड हुआ और मृतक का मतलब कोई खास व्यक्ति हुआ। तो किसी खास व्यक्ति के अध्ययन को तो इतिहास नहीं कहेंगे। एक इतिहास एक समय अवधि ना है जी, टाइम पीरियड है। तो कुछ हद तक अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाया। ये बात दिमाग में पल्ले पड़ गई। फिर यहां पर ऐसे आता है कि अतीत की वैसी जानकारी जो समय के साथ हो, यानी कि अगर कोई निश्चित कालखंड में, कालखंड का मतलब एक बहुत बड़ा समय अंतराल, जैसे आप सुनने में आप आया होगा कभी आपके दिमाग में, कहा जाता है पाषाण युग। तो पाषाण युग का मतलब कि ऐसे युग के बारे में आप बात कर रहे हैं जो पत्थरों का काल था, पाषाण काल। तो काल का मतलब समय अवधि होता है। मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपके बीच बताऊंगा कि इतिहास है क्या चीज। तो उसमें बस ये कहूं कि अतीत की वैसी जानकारी जो समय के साथ थी, उसको क्या कहते हैं जी, इतिहास। कुछ हद तक मैंने अच्छा माना। इसमें थोड़ा सा संशोधन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन है जिसको पढ़ा जा सकता है, जिससे कि उसके कालखंड और उस समय के सभी जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। एक बार फिर से, रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसके बावजूद भी बच्ची, बोथ ऑफ यू एकदम पिन पॉइंट पकड़ते रहिएगा। 3 ऑफ यू सेकेंड बेंच, आप एकदम पूरी तरह से इसको फिक्स्ड कहीं ना कहीं पकड़ते रहिएगा। आप और आप दोनों पूरी तरह से एक एक शब्दों को समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। डिजाइनिंग के साथ चलिएगा। मस्ती मजाक जीवन के अंग होंगे, रहेंगे भी, लेकिन कब हमें अपने प्लेटफॉर्म को चेंज करना होता है इसके समझ रखिएगा। हाँ, आप दिख रहे हैं, एक वो है और पीछे एकदम फोकस्ड, एकदम फोकस्ड। इट इज अ क्रोनोलॉजी ऑफ टाइम पीरियड। ये कालानुक्रम
यानी क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन है। क्रमबद्ध का मतलब सिलसिलेवार, सिलसिलेवार, ये क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन है। जैसे सुबह उठे, सुबह उठ के क्या किए, गए हम बाथरूम, फिर क्या हुआ, आए वॉकिंग करने गए, फिर क्या हुआ, फिर वास्तव में क्या हुआ कि हम आए वापस, तो उसके बाद नहाए धोए, नाश्ता वास्ता किए, कुछ पढ़ाई वढ़ाई किए, बैग पैक किए, चले आए ट्यूशन, यहां पर जम के पढ़ाई हुआ, हंसी मस्ती के साथ, वापस घर गए, भोजन किए, थोड़ा देर आराम किए, फिर थोड़ा बहुत पढ़े, खेले, खाना पकाए, रात में अध्ययन हुआ, अन्यत्र काम भी हुए, सो गए। यानी कि आपने एक बार धीरे धीरे क्रमबद्धता के साथ यहां से वहां का सफर तय किया। मुझसे पूछें तो हम इस परिभाषा में अपनापन एक जोड़ देंगे, हालांकि मुझे हक नहीं है, आई डोंट हैव राइट टू ऐड मोर थिंग्स। हम अपना विचार बोल सकते हैं, विचार थोप नहीं सकते, दोनों में अंतर है। हमसे कोई पूछे इतिहास क्या है, तो मैं जहां महसूस करता हूं, पता है नंदनी, मेरी इन्हीं लाइनों को लेकर आप बीपीएससी में जाइएगा। जब आपसे कोई पूछेगा तो वो लाइन समझ में आएगा कि मेरा विचार ऐसा है, उसमें आपका विचार पूछा जाएगा कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। और इसलिए हमको जब बोलना पड़ता है ना, तो हमको सोच समझ के बोलना है, क्योंकि मुझे मालूम है सब कोई थोड़े लेके जाएगा इस लाइन को, वो तो तुरंत भुलवा देगा, काम खत्म। लेकिन जो आगे लेकर जाएगा, उस किसको लेके जाएगा, इन शब्दों को लेके जाने वाला है कि वो क्या कहेगा। उसके बातों ही बातों में दो चार शब्द ऐसे होंगे जो मेरे द्वारा कहे गए शब्द उसमें ऐड हो जाएंगे। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरा अपना विचार है इतिहास क्या है, तो ये मानव सभ्यता के उत्थान का कालानुक्रम है, मानव सभ्यता के उत्थान का। अगर मैं आपसे ऐसे बातें करूं कि आप मेरी बात को अगर समझ पाए कि मानव सभ्यता के उत्थान की कहानी है यह इतिहास, इट इज अ क्रोनोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इट्स कॉल्ड हिस्ट्री। इट इज अ क्रोनोलॉजी, कालानुक्रम है किसका, मानव सभ्यता के उत्थान का। ये मानव, हम लोग पृथ्वी के जन्म की कहानी नहीं पढ़ते हैं। सर पृथ्वी की जन्म की कहानी भूगोल में जाके पढ़िए, कौन रोक रहा है आपसे, भूगोल में पढ़िए पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, कैसे वहां पर रिफ बनते हैं, कैसे कटक बनते हैं, कैसे पहाड़ बनते हैं, पठार बनते हैं, कैसे निर्माण होता है, आपको जानना होगा। मानव सबसे पहले क्या था, चौपाया था ना जी, ऐसे, ये क्या था, मानव चौपाया था, चार पैर पे चलता था, बोलता था ना। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसमें हजारों लाखों वर्ष के बाद एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि ये चार पैर से दो पैर पे हो गया, और बाकी जो है कह सकते हैं कि दोनों का इस्तेमाल वह आगे की वस्तुओं को पकड़ने और अपने आप को सहायता के लिए करने लगा, कि शरीर को संतुलन करने के लिए। यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाथ पैर दोनों का प्रयोग करके दौड़ना शुरू किया। चिंपैंजी का एक रूप मिलता है आगे चल करके। फिर उसके बाद मानव का रूप हुआ, लेकिन नाखून इतने बड़े बड़े, शरीर पे पूरी तरह से बाल, चेहरा बड़ा, नाक चपटा हुआ, यानी वनमानुष मिल गया हमको। वनमानुष के बाद लंबे समय अंतराल के बाद लाखों लाखों वर्ष बीत जाते थे इस पूरे प्रक्रिया को बदलते बदलते। ये पहली बार एक होमोसेपियंस पैदा हुआ, यानी जिसको कि ज्ञानी मानव आप कहते हैं। और उस होमोसेपियंस के परिवर्तन के बाद आज हम और आप उन्हीं कहीं ना कहीं एक अच्छे पीढ़ी के रूप में है, जो कि कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे हाथ नाक मुंह सब कुछ हम लोग, सब कुछ संगठित आ गया। यानी यार हम लोग चले थे चौपाया से और आज हम लोग यहां पे चले गए। तो हम लोग पूरे इतिहास में पढ़े क्या, मानव सभ्यता का इतिहास है, यह मानव के उत्थान का इतिहास है। लेकिन अब कोई कहेगा सर
मानव सभ्यता का उत्थान हुआ होगा तो सर बताइए युद्ध तब कैसे आ गए। तो मैं हमेशा इस बात को कहूंगा कि एक पक्ष से कभी इतिहास को मत देखना। मित्र, आप हमेशा याद रखना कि किसी की पहचान अगर करनी हो तो पहली नजर में आप उसको नहीं पहचान सकते, क्योंकि जो दिखाएगा वो आप देखोगे है तो कैसा इंसान होगा। और हम लोग इतिहास का मतलब पता है क्या समझे थे आज तक? राजनैतिक इतिहास। बाबर पढ़ना है, बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध लड़ा, बाबर मर गया, हो गया बाबर का। अरे बाबर के समय में भारत की सांस्कृतिक विरासत क्या थी? बाबर से पहले यहां पर अफगानी शासक जो लोदी वंश के शासक थे, उन लोगों ने भारत को किस प्रकार से समेटा था, उस समय क्या स्मारक बनवाए थे, उस समय सभ्यता क्या थी, उस समय का धर्म क्या था भारत का, ये सब तो गोल कोई पढ़ना ही नहीं है। सामाजिक जीवन से कोई मतलब नहीं है, आर्थिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। केवल एक चीज पढ़े आज तक इतिहास में हम सब, राजनैतिक इतिहास। सर ऐसा नहीं चलेगा। आपको किसी व्यक्ति के संपूर्ण गुण को जानना है, संपूर्ण चीजें, एक एक बात आप जानिए और तब कहिए कि इतिहास हमने पढ़ा। तो क्या लगता है जैसे ही दो पैर पे आया होगा उत्पात मचाया होगा, उत्पात मचाया होगा। मारा पीटी, और मारा पीटी का दो कारण होता है, पहला भोजन और दूसरा प्रशासन। आप तो नहीं जानते हैं क्योंकि आप तो लोकल में रहते हैं और आप लोग यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या सर्च करते हैं। कभी कुछ अच्छी चीजें भी देख लिया करो क्योंकि वो तो खुला मार्केट है। कभी देखिएगा किसी बड़े सेंचुरी की बात करें, हम बड़े सेंचुरी कहने का मतलब किसी वाइल्ड लाइफ में हम बात करें, बंदरों का एरिया होता है, सियार का एक एरिया होता है, उसमें दूसरा अगर गलती से आ गया ना, सब मिलकर के उसको भगाएगा। सत्ता चलाने की गजब का संघर्ष होता है, ये सब में दिखता है। लेकिन आपने ऐसे कोई वीडियोस नहीं देखे कि जो रियलिस्टिक वीडियो आपको दिखाए। तो आपको क्या लग रहा है दुनिया में संघर्ष अगर बात करें तो वास्तव में हम मनुष्यों के लिए बात करें तो तीन चीज के लिए होता है। पावर, सत्ता चाहिए सर, पोजीशन, और में तो कैसा भी पावर हो सकता है, पोजीशन, एक अच्छा सा पोजीशन चाहिए, और तीसरा पैसे चाहिए सर। इसी के लिए सारे झगड़े होते हैं। आप अपने घर में देखिए, देवरानी ने जेठानी को मार दिया, क्यों? हमारा आदमी कमाई है आ तो लोग 5 परिवार बैठ के खेबू लो। रियलिस्टिक है, यही तो चलता है। क्या मतलब देवरानी को जेठानी से? लेकिन वो सोचते हैं कि इस पैसे पर मेरा अधिकार है, पैसे का शेयरिंग क्यों हो, मारो पीटो, हो गया। आप देखिए दूसरा पोजीशन के लिए होता है, सत्ता के लिए लोग मिलते हैं, सत्ता के लिए अलग हो जाते हैं। तो लड़ाइयां हमेशा से यही चली, और लड़ाइयां कैसे चली? खाने के लिए लड़ाई होने लगी। पैर मेरे जैसे ही मिले हथियार बना दिया। अब बोल दिया कि रुको रुको, हमने के 2 पैर वाला होगा नहीं जा, अब 4 पैर वाला के मारा, 4 पैर वाला जो है ना इसको मार दो। क्या भाई? तो वहां कोई भी 4 पैर वाला जानवर मिले तो उसको मारो, मार करके नोच नाच करके खाओ। पेट तो भरना है सर, पेट तो भरना पड़ेगा सर। भूखे भजन ना होइए गोपाला, भक्त कह दे रहे हैं भैया भूखे भजन नहीं होगा, हे प्रभु पहले पेट भरिए, इसके बाद हम आपका भजन करते हैं, हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। करेंगे सर, क्या नहीं करेंगे, आप ही तो मेरे देने वाले हैं, दाता हैं, आप पेट भरते रहिए, हम आपको भजन करते रहेंगे। पेट अगर नहीं भरेगा तो सिंपल सी बात है, कोई नैतिकता की बातें नहीं करेगा, पहले पेट भरेगा फिर नैतिकता की बातें शुरू होंगी। नैतिकता की बातें तभी हो सकती हैं जब पेट भरा हो, जब पेटे में भूख हो, और उसके बाद नैतिक बातें शोभा देगी। पेट में भूख लगा हो खूब, अब कोई आकर के कहता है कि यार तुमको तैयारी करनी चाहिए आईएएस की, कि यार तुम जल्दी से चले जाओ, नहीं तो जानते हो आईएएस तो नहीं लेकिन हम कैदी जरूर बन जाएंगे। समझ गए ना?
पेट में कहीं ना कहीं आग लगी है, ये बात कर रहा है यहाँ पे आईएएस बनने की। पहले टेम्पोररी भूख को शांत करा, 5 साल 6 साल खाने भर कर हम स्टोर रख ले, उसके बाद तैयारी करेंगे। बात तो ये आ जाती है। भरता है पेट तो संसार जगमगाता है, भरता है पेट तो संसार जगमगाता है, भरता है पेट तो संसार जगमगाता है, और जब सताए भूख तो ईमान डगमगाता है। आपका कुछ करने का भी मन होगा तो नहीं करिएगा। कब? जब क्षुधा की अग्नि शांत नहीं होगी तब। इसी समय शुरुआत क्या हुआ था? चापर चापिंग पेबुल, यही वो यंत्र थे। और कैसे थे देखिएगा तो मालूम चलेगा। एक नुकीला पत्थर था जिसको मारते थे, जिसको चला करके लोग, पत्थर का होता तो वही था चापर चापिंग पेबुल। दो वो उस समय संसाधन था, लड़ाकू संसाधन, मारने वाला। पत्थर मारने के ही क्रम में पत्थर से पत्थर टकराया, आग की खोज। अभी तक मानव को पता ही नहीं था आग, तो ऐसा थोड़े हुआ कि आग की खोज हुई होगी तो मतलब कि तुरंत उसके दिमाग में ही कहा होगा आग बा, चलो पानी से बुझी। हो सकता है कि सूत के बुझाओ तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो मतलब कि अभी ठंडा बा, हमने क्या आग कोई मिली थे, क्या कहे भागे के अरे आओ रगड़ जाओ। हो सकता है कि सो के बुझाए, जल रहा होगा तो भाग गया होगा। मतलब जंगल के जंगल तो जल गए होंगे जब एक बार आग लगा तो। उस समय आग लगा, कुछ उसी में जानवर भुन गए होंगे, और भुने हुए का मांस जब खाया अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा लगा। और जब अच्छा लगा तो फिर हम कह सकते हैं कि मानव ने सोचा, दिमाग कम था उस समय बुद्धि थोड़े थी। ऐसा थोड़ा था कि आज आप सोचते हो कि बुद्धि बहुत ज्यादा थी, उस समय बुद्धि थी कुछ नहीं, बुद्धि थी। हम तो ये भी कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है जो निस्तारित करता होगा वो निगलता भी होगा। क्या मालूम सर, छोटी चुकी लड़का के तो बुद्धि नहीं थे, तो उस समय की कहीं ना कहीं का स्थिति हुई। इसके बाद सभ्यता का पालना, अरे वाह, खेती करना शुरू कर दिया। इंसान ने घर बनाया, इकट्ठा समुदाय बना लिया, खेती करना शुरू हुआ। अब यहां से सत्ता संघर्ष की कहानी शुरू हुई। जब लड़ाई शुरू होता है ना, ये क्रम में गजब का। और लड़ाई कैसे होता है? लड़ाई पहली बार होती है किसके लिए? उस समय का सबसे कीमती पशु था गाय, और गाय के लिए सबसे ज्यादा युद्ध हुए, और युद्ध की क्षतिपूर्ति भी गाय से की जाती थी। तो अब बताइए, जिसका ज्यादा गाय उतना धनी। और आप अब की बात करें, अब 20 साल पहले की बात करें, हम जिन पहाड़ी इलाकों से गुजरते हैं, जिन पहाड़ी इलाकों में हम रहे, जहां से हम आए हैं आपके बीच, वहां पर पहाड़ी बकरियां पाली जाती हैं। किसी के यहां शादी करने के लिए आप गए तो यही दिखाता है कि हमरा के यहां 40 गो गाय बड़ी सौ और 150 बकरी। उसको दहेज भी चाहिए होता था। तो इसी प्रकार से ये मैं बात की नहीं, मैं जहां से अभी आया हूं 20 वर्ष पहले की बात कॉल कर रहा हूं। तो ऐसी चीजें चली, यहां पर झगड़े हुए, संघर्ष हुए। पहली बार ग्राम की उत्पत्ति होती है यहां पर, छोटा सा ग्राम। और जो इस सब को मार पीट के सत्ता में मारना पीट रहा है, हमारे खेत में हतना पे रही घेरा गोइल, चलो भाई हल चलाओ जाए। तो जो सबसे ज्यादा बलिष्ठ व्यक्ति हुआ वो इसका मुखिया बन गया। ग्राम से अब थोड़ा सा और क्षेत्र विस्तार हुआ। आपने सुना होगा जन, उसी से जनपद, और उसी से महाजनपद की उत्पत्ति होती है। तो जरा देखिए, अगले काल तक आते आते इन सब के आकार में वृद्धि होने लगी, जीतते गए लोग। मतलब हमारे पास चले चाहिए। और इंसान का सबसे बड़ा जानते हैं स्वार्थ क्या है? मन। हम जिसे चाहते नहीं उसी कर ना कर, बताओ तो हमरा से प्यार ना करेला। सिंपल थेसिस, एक सिंपल सा। सर दिन भर कोई पुरुष कमाकर आए
और महिला को आकर के ये न कहे नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा है, आप अच्छा से काम बताइए, तो हम इनकी पत्नी हैं, हम पे ध्यान नहीं देते हैं, हमसे थोड़े प्यार करते हैं, इधर बाहर रहते होंगे, इनको तो सब कुछ देखता होगा, इसी में खुश रहते हैं। अरे यार थोड़ा सा तो रहा खाओ उस पे, दिन भर कहीं ना कहीं गोड़ पीट करके काम करके आया है। तो कहने का मतलब कि मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो हमारे साथ प्यारे नहीं करते। गजब की सिचुएशन है ये। और ये भी सत्य है, आप कब तक किसी का मन शांत करिएगा जी? उनका आज मन करी हई, कल मन करी हऊ, परसों हऊ, तो आप उनके मन के मुरीद हुए हैं। आप बताइए कि ऐसी सिद्धांत है, ऐसे सिद्धांत है, ऐसा थोड़े है। इसीलिए एगो भोजपुरी का सबसे बढ़िया वो शब्द कहा गया है कि धन के बढ़ल ठीक है, मन के बढ़ल ठीक ना। मन बड़ा हो गया था, राजा बनेंगे जी, शासन करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम सबको देखेंगे। वर्ग संघर्ष शुरू हुआ, वर्ग संघर्ष मतलब क्षेत्रीय संघर्ष शुरू हुआ। तो उस समय हथियारों की उत्पत्ति हुई, और तब जाकर के युग शुरू होता है। कौन सा जी? पहले क्या था? तांबे का खोज था, फिर क्या था? कांसे का, और तब क्या हुआ? लौह का खोज। यानी जब बड़े बड़े साम्राज्यों का उत्खनन हुआ तब जाकर के लोहा की उत्पत्ति हुई थी, और लोहा से मजबूत धातु के औजार बनाए जाने लगे, और लड़ाइयां तेजी से होनी शुरू हो गई, केवल सत्ता सुख के लिए। याद रखिएगा, सत्ता सुख, भोग विलासता सबको अच्छी लगती है सर, आराम से घर में पड़ रही, बाकी 4 गो दासी बेना हिलावत रह स, और 2 गो कहीं ना कहीं गुलाम आकर के पैर दबाओ स, ये सबको सत्ता सुख चाहिए। सुनिए, तो अब स्थिति ऐसी हुई कि आपका ये गुण है, आपने मान लिया है कि हम पैर फैलाए रहेंगे, वहां से मेरी प्राण प्रिय आएंगी, इसके बाद क्या करेंगी? हाँ, और ऐसा कह दिया गया है पहले से ही, पुरुष के पैर में नारी का स्वर्ग है। अच्छा, पति परमेश्वर होता है। मतलब ऐसे से सिद्धांत लादे गए हैं पहले से, ने बाबू, कि आप पहले से ही कहीं ना कहीं महान हो, आप परमेश्वर हो जी, अभी नहीं हो, जैसे ही पति बनो परमेश्वर हो जाओगे। बस सिस्टम है ना, हिंदी में क्या क्या हम लोग को बचपन से बता दिया गया, आप श्रेष्ठ हो, बड़े हो, ऐसा कुछ नहीं है सर। इसके बाद संघर्ष खत्म, बड़ा हुआ, महाजनपद बड़ा बड़ा, अको को बन गया महाजनपद 16 गो, और सबसे महत्वपूर्ण कौन? मगध से कौन दूसरा नंबर पे कौन है? तो मगध सबसे बड़ा, विशाल, बड़ा राजा हो गया, बड़ा क्षेत्र बन गया। इसको चलाने के लिए सैन्य व्यवस्था का इस्तेमाल किया। तो पहली बार महाजनपद में जाकर के पढ़ने को मिलता है कि भैया इसकी सैन्य व्यवस्था क्या थी, इसका सांस्कृतिक जीवन क्या था, ये कर की उगाही कैसे करते हैं, क्योंकि महाजनपद से पहले कभी कर के बारे में आप नहीं पढ़िएगा। मैं पूरी स्थितियां समझ रहा हूं कि इतिहास में होता क्या है। ये महाजनपद जैसे उत्पन्न हुआ, जनता पर कर का बोझ ला दिया गया। क्या जी ले आओ, बुजुर्ग क्या है, चल सांस ले रहा था ना, चल वायु कर दे। अच्छा वायु कर, अच्छा ठीक है सर, मेरा भाई ने कहीं ना कहीं बोला कि हम वायु कर नहीं देंगे, नाक दबा दिया, मर गया सर, चल उसकी मृत्यु हो गई, जलाने के लिए लकड़ी उकड़ी चाहिए ना, जलाएगा, दुर्गंध पैदा होगी, चल कर दे। जब मिट्टी में डालेगा, चल उसके लिए भी कर दे। गजब गजब, क्योंकि महाजनपद काल में जब सुनिएगा महापद्मानंद के बारे में और धनानंद के बारे में, धनानंद जब सुनिएगा तो उसका क्या मतलब है? धनानंद, जिसको आनंद ही मिलता है किससे? धन से, वही है धनानंद। और क्या, और एक बार पिछला बार पढ़ाए थे तो हम धनानंद की एक्टिंग कर रहे थे क्या? हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन कैसे कुछ एक्टिंग कर रहे थे, कुछ था ना, ऐसे 2 बार ऐसे जा जाकर कर रहे थे। उसमें दोनों का गुण था, स्त्री पुरुष दोनों का था धनानंद में। हालांकि बहुत बड़ा तलवारबाजी था, उसके जैसा तलवारबाज कोई नहीं था पूरे पूरे मगध में, बहुत तगड़ा था। भले ऐसे ही राजा बन गया था, धूर्त 1 नंबर का था,
उससे बड़ा कोई धूर्त नहीं हो सकता है। हर चीज पे कर लगाया तो जनता कर के मारे, दब करके त्राही 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 सब चिल्ला रही है। तो किसके पास गए? भैया कोई ऐसा तो उपाय बताया जाए कि हम लोग को फला फला धर्म से मुक्ति मिल जाए। इधर बोल रहे हैं क्या? अच्छा, यहीं पर धर्मों का विकास की कहानी है। यही इधर महाजनपद, और महाजनपद शुरू होने के ठीक पहले धर्म का क्या, कितने प्रकार के मैंने बोले थे? 64 64 प्रकार के संप्रदाय का उदय हुआ था। 64 प्रकार के ताज्जुब की धर्म बने थे 64 को। वो भी कौन से? जो सनातन धर्म, जिसको हम सामान्यतः कह सकते हैं कि हिंदू धर्म, आज हम लोग उसको मॉडरेट करके बोल देते हैं। तो उस में तमाम प्रकार की बुराई आ गई थी, तमाम प्रकार की बुराई। कैसी बुराई? तो बुराई जानते हैं क्या है? अच्छा देखिए, एक चीज मैं फिर बताता हूं, हम नॉट स्टैंडिंग हियर टू मेक एनीवन हैप्पी। हम यहां पर किसी को खुश करने के लिए नहीं आए। एक शब्द दिमाग से निकालने की, हमारे शब्द से आपको निश्चित है कि खुशी ही मिलेगी। आजकल तक केहू नामो रख ले, बताबो गाँव में मिला था। सच बता रहे, नाम खुशी फिर भी गाँव। तो हम तो स्पष्ट है कि हम खुश करने के लिए नहीं आए, हम अपनी बात रखेंगे, जो वास्तविकताएं हैं उसको रखेंगे। आपको खुशी मिलती है तो अच्छी बात है, तकलीफ होता है तो आपके विचारधाराओं में प्रॉब्लम है। तो उसमें हम स्पष्ट बता देते हैं कि क्या हुआ। सर, जिस दिन धर्म का राजनैतिकरण हो गया, समझ लीजिएगा उसी दिन धर्म का पतन हो गया। धर्म स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। धर्म एक ऐसी विधा है कि हर कोई अपने स्वेच्छा से उसको पूजे, माने, उसको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, उसको अंदर से हौसला मिलता है। जी, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको आकर के कोई केवल इतना कह दे, भगवान हणे तू केहू के नहीं बिगड़ले, घबरा मत, ओकरो इसने होई, इस शब्द को सुनकर तसल्ली मिलती है, हौसला मिलता है महाराज। तो ये स्वच्छंद चीज है ना धर्म। और धर्म का आप राजनीतिकरण करिएगा। धर्म का अगर कहें कि आप स्वामी बनिएगा और कहिएगा कि फला धर्म के हम स्वामी हैं और हमारी बातों को ऐसे किया जाए। सर, धर्म की बातें पुस्तकों में थी उस समय भी, आप वाचक बन जाइए, धर्म का प्रचार करिए। उस समय भी प्रचार करते थे, आज भी प्रचार करते हैं लोग। संविधान आजादी हमको दिया है धर्म की प्रचार करने की। सर, उस समय भी लोग धार्मिक अनुष्ठान करते थे, धर्म का प्रचार करते थे। आप वैदिक युग पढ़िएगा जाकर के, शुरुआत जब पढ़ाएंगे हम उस समय, तो कि कितने अच्छे से प्रचार करते थे। जा करके राजा लोग अपने दूत भेजते थे, राजा के बच्चे जाकर के प्रचार किए हैं। तो अच्छी चीज है सर, हम कहां रोक रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई ना कि धर्म को राजनीति से थोपा जाने लगा। हम खुश हैं कि हम भारत के हैं, क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है। हमको बहुत क्लेश होता कि हम पे थोप दिया जाता ना कि तू भारत के हो तो तुमको यह धर्म मानना है, तब तो मजबूर हो गए होते। और उस समय क्या हुआ? धर्म का राजनीतिकरण। और कैसे धर्म का राजनीतिकरण हुआ? धर्म में कर्मकांड जोड़ दिए जाने लगे। धर्म को राजाओं ने अपने साम्राज्य के लिए घोषित किया। विशेष धर्म को राजाओं ने संरक्षण देना शुरू कर दिया। आप देखिएगा अनेक ऐसे धर्म मिलेंगे जिसमें कि फला राजा ने इस धर्म को संरक्षित किया था। इसका मतलब जब एक धर्म को कोई राजा संरक्षित करेगा तो क्या उतनी ही न्याय, उतना ही सम्मान और उतना ही इज्जत दूसरे धर्म के लोगों को मिलेगा? कदापि नहीं। स्वयं सोचिए। तो उस समय धर्म के साथ जाति हुई, कर लिया जाने लगा, कर्मकांड कर दिए गए। कर्मकांड का मतलब आज भी हमारे समाज में क्या होता है? कोई कार्य होता है तो उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के अनुष्ठान बनाए गए हैं। अगर आपने कोई गलत काम किया, पाप मुक्ति अनुष्ठान। आप कुछ अच्छे चीज की प्राप्ति चाहते हैं तो कह सकते हैं उसके लिए यज्ञ कराते हैं आप, होता है।
आज भी समाज में चल रहा है। लेकिन उस समय क्या था कि राजा के द्वारा भी अगर फला प्रकार का ये यज्ञ अनुष्ठान किया जाएगा तो यज्ञ अनुष्ठान में आहुतियां दी जाती थी। यज्ञ अनुष्ठान में जो हो अनाज का उसमें कह सकते हैं, क्या उसका बोलते हैं, हाँ, जो आहुति कहे हम, डाली जाती थी। सर राजा के पास तो था नहीं, टैक्स लिया जाता था। अलग अलग जगहों से महाराजाओं को, राजकुमारों को बुलाया जाएगा, अतिरिक्त कर का बोझ हुआ, जनता से वसूला जाएगा। जनता त्राही चिल्ला रही है, चीख रही है, घसीटे मारे, छोड़ दो साहब। नहीं, तो जनता ने सोचा कि एक ही विकल्प अपनाया जाए कि हम लोग को धर्म से मुक्ति मिले। यहां पर इसी समय ब्राह्मण धर्म सनातन धर्म से अलग होकर के नए प्रकार के धर्मों का उदय हुआ। और कौन कौन सा धर्म? आप तो केवल जैन और बौद्ध पढ़ते हो। 64 गो धर्म था उस समय। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग प्रकार से धर्मों को देखना शुरू किया। और पता है, इसमें सबसे पहले हावी हुआ जैन धर्म। जब आप ऋषभदेव को पढ़िएगा, जैन धर्म की शुरुआत की उन्होंने। और जैन धर्म का सबसे अधिक विकास जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ की पहाड़ी में, झारखंड बिहार का पहले बिहार और झारखंड में रहता था, अब तो झारखंड में है पारसनाथ की पहाड़ी। ये काशी नरेश थे, उसके संतान है ये। उन्होंने उस जगह पे जाके तपस्या की तो पार्श्वनाथ जो हुए वो 23वें तीर्थंकर हुए। इसके बाद आते हैं महावीर स्वामी, उसमें एक चीज जोड़ दिया था। और उसके बाद फिर आता है बौद्ध धर्म। सर बाकी धर्मों को जनता ने स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा जनता के बीच प्रचलित हुआ कौन? गजब का है। गजब का मतलब धर्म है, गजब मतलब अमेजिंग। ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म को बराबरी का चुनौती देना, और जो भी लोग हैं इसको बड़ा आसानी से अपनाते चले गए। तो धर्म के रूप में भी हम लोग को देखना है कि समाज में कैसे धर्म की विडंबना बढ़ रही थी, घट रही थी, धर्म का प्रचार कैसे हो रहा था। महाजनपद काल के समय, हम लोग जब महाजनपद काल में थे उस समय विदेशी जो थे, विदेशियों की तरक्की हमसे पहले हुई थी। उन लोगों में अंडरस्टैंडिंग पहले आई थी, उन लोगों में समझ शक्ति का विकास पहले हुआ था। अगर कोई पूछा जाए कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, तो जी हाँ, सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो जी हाँ रोम में ही है। उसको मिस्र की सभ्यता कहे, लाल सभ्यता भी कहता है। जो सबसे पहले ग्रीक में सब कैलेंडर बनाता था, सब रोमन वाला लोग, उस सबसे पुराने डेवलप हो गया था यार। उस समय लाल सभ्यता की चर्चा आ रही थी। इसी महाजनपद काल के समय पता है कौन आक्रमण किया? विदेशी। और पूरब चलो, और कौन आता है उधर से? कौन आता है? यूरोप से बोका। महाजनपद काल की बात कर रहे हैं हम। उधर से आता है यूनान। कौन आ रहा है जी? सिकंदर, अलेक्जेंडर, यही ना आता है? सिकंदर आता है और जीतते हुए। गजब था, गजब। हमारा समझे में नहीं आता कि मतलब क्या था। नहीं, आप नहीं समझ सकते हैं वो क्या था, हमको समझे में नहीं आता है। आज मतलब अभी भी कभी कभी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत कहीं एक दो लाइन मिल जाता है। सिकंदर क्या था जी? जो फारस के राजा थे ना, फारस के राजा शादी किए, देख लिए कि चुमचाम गोरगार हिया एगो ब्याह कर ले। उसकी पत्नी से उसका मन में नहीं करता था।
टेलीविजन वाला चीज है ना चल रही, तो जो चीज बा वो ऑथेंटिक हो चाहिए, क्योंकि मनोरंजन करना मेरा उत्तरदायित्व नहीं है। जो ऑथेंटिक है उसी को हम पढ़ा सकते हैं। और पता है उसका ऐसा मानना था कि जो ग्रीस के देवता है ना, उसकी वो पूजा करती थी बहुत ज्यादा। उसको संतान जब हुआ तो कहती थी कि हमारा संतान तोड़ना, हमारा संतान ग्रीस के देवता के संतान। संतान हुआ उसको, ठीक है, संतान हुआ, पूरा तांडव हुआ संतान होने के पहले, संतान हो गया। उसको बोलती थी कि यह ग्रीस के देवता है, बचपने से कान में भरल है, बचपने से कान में, अरे तुम देवता के पुत्र हो, तुम्हारा जन्म ही हुआ है पूरी दुनिया पे राज करने के लिए। कान में रोज रोज यह भरल जाई तो तारा अंदर का जन्म ली। जो पिट्यूटरी ग्रंथि बा, पिट्यूटरी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि है, वो कहेगी कि हाँ सिपाहियों, यही भाव लाएगा। हम लोग में क्या बा, बचपन से ए तो गोलू हाड़े गोलू, ए भोलू, पप्पू, तो कहने का मतलब कि बचपन से हम लोग गोलू, भोलू, पप्पू, छोटू, मोटू ये सब में रह गए। हम लोग को कहां से ऊर्जा मिलेगी कि हम भी बिहार के ओजस्वी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बने? ये कहीं अंदर से हौसला ही नहीं मिला। बड़े बड़े घर में जाकर देखिए, वो लड़का क्या है पता है, तो सिविल इंजीनियर है, वो क्या है, रिसर्च कर रहा है भाभा में जाके। और सोचने कि ये इनकी प्रेरणा कहां से मिलल हुई। तो मालूम बा कि इन लोग का परिवार बहुत बढ़िया था बचपन से। उन लोगों ने सोचने ही नहीं दिया कि टीचर बन, ये सोचने नहीं दिया। वो एक ही बार में क्या भैया तुमको यहां जाना है और तुमको ऐसे ऐसे करने हैं। बड़ा बड़ा चीज कहीं ना कहीं कान में हमेशा बोला गया, तो उसके दिमाग में बड़ा चीज आया। वो सुनता था, ओए हम तो पूरे पृथ्वी पर राज करने के लिए बने हैं, तुम देवता के पुत्र हो, तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। गजब लाइन, तुम देवता के पुत्र हो, जीसस जो है वो तुम्हारे साथ है, ग्रीस का देवता तुम्हारे साथ है, किसी भी युद्ध में तुम्हारी हार नहीं होगी, तुम्हारा जन्म हुआ है पूरे तरह से पृथ्वी पे सम्राट बनने के लिए। तेरी की जो है जब रोज रोज कहब एक चीज, लड़का के जन्मे से यह बात रहे तो सिकंदर के दिमाग में बैठ गया था। ये बहुत कम उम्र में तलवार पकड़ा, और मजाक नहीं था यार, मजाक नहीं था। अपने सेना के संख्या से 4-4 गुना ज्यादा संख्या के सेना को उसने परास्त किया था शुरुआती दौर में। अद्भुत पराक्रम दिखाया था, अद्भुत। और जाने से पहले अपने मां का पैर छूता था, और सिर्फ इसी के लिए कि वो मां मोटिवेट करती थी। कान में एक ही शब्द गूंजता था, तुम देवता के पुत्र हो, तुम्हारा जन्म हुआ है पृथ्वी पर राज करने के लिए। गया, जीतते जीतते यूरोप जीत लिया। यूरोप जीतने के बाद फिर से अब हुआ कुछ पश्चिम एशिया और कुछ अफ्रीका के देशों को जीतते हुए पूरब की ओर चल दिया। सुनने में आया था कि पूरब में सोने की चिड़िया है। पहले के कुछ व्यवसायी बता दिए थे कि सोने की चिड़िया वहां पे। अच्छा रुको, इसका पता है सोच क्या था? इसका एक ही सोच था कि सूरज जहां से निकलता है और सूरज जहां पे अस्त होता है, वहां तक के साम्राज्य का हम सम्राट बनेंगे। इसलिए वो पूरब की ओर आया कि रुको, कहां तक है। किताबों के सिकंदर के उम्र में कभी कभी कुछ संदेह दिखता है, लेकिन सिकंदर एकमात्र किशोर था। उसकी काया कोई वृषल या विशाल नहीं थी, कोई साढ़नुमा कोई नहीं था। वो एक सामान्य सा, एक दुबला पतला कहीं ना कहीं लड़का। मित्र, युद्धे तलवारों के वार से नहीं जीती जाती, युद्धे हौसले के बल पे जीती जाती है। क्योंकि युद्ध होता है तो दोनों पक्ष को इस बात का भय होता है कि कभी भी किसी का भी पलड़ा कमजोर या भारी हो सकता है।
और युद्ध इसलिए याद नहीं रखी जाती कि कौन युद्ध जीता है और कौन युद्ध हारा है। युद्ध इसलिए याद रखी जाती है कि आपने चोटें छाती पर खाई हैं कि पीठ पे। यह युद्ध है करते गया पश्चिम एशिया के तमाम देशों को जीत लिया, पहुंचता है कहां पे? भारत। और वहां पर दिखता है आपको ऐसे चीज की गुरुश्रेष्ठ तक्षशिला के प्रधान आचार्य चणिपुत्र चाणक्य योजना बना रहा है। शिक्षा की सबसे बड़ी ताकत यह है मित्र, ये कभी गुलाम नहीं होती है। शिक्षा कभी गुलाम नहीं होती है। शिक्षित व्यक्ति कभी गुलाम हो ही नहीं सकते हैं। शिक्षा आपके अंदर ऐसी स्वाभिमान पैदा करती है, इसीलिए तो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति को कोई कह दे कि चल भैया 300 रुपए में ईंटा उठा के मजदूरी करना है तो जल्दी तैयार नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा उसको अंदर से वो कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं, हम बेहतर कार्य कर सकते हैं, ये कार्य नहीं करेंगे। शिक्षा किसी को किसी की गुलामी करने नहीं देती है। उस समय चाणक्य तैयार कर रहे थे चंद्रगुप्त को, श्रेष्ठ योद्धा बना रहे थे चंद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त की उम्र 16 साल। चंद्रगुप्त की उम्र 16 साल और लगभग इसी के समकालीन था सिकंदर। कोई बड़ा छोटा नहीं था, दोनों एक उम्र के थे। पता है राजाओं को, राजकुमारों को कैसे कहानियां सुनाई जाती है कि फला युद्ध में इधर से इतने लोगों की सेना खड़ी थी और तुम्हारे परदादा ने क्या किया, घोड़े पर चढ़ते हुए और सभी दुश्मनों से अकेले लोहा लिया। हम लोग को क्या सुनाई जाती है? परियों की कहानी। एक राजा की 3 लड़कियां थी, 2 पत्नियां थी। हम लोग को कहानी ये सुनाई गई। कभी हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाई गई अच्छी वाली? कभी बताया गया हमें कि तुम्हारे परदादा ऐसा पढ़ाई किए तो उस समय अंग्रेज थे, अंग्रेज इनको सिलेक्ट करके बड़े से अधिकारी बना दिए? नहीं। कहां से मोटिवेशन मिलेगा? मोटिवेशन परियों की कहानी में मिलेगा। हाँ। और हम लोग को और मतलब कि बोका बनाया जाता है। कैसे? एक राजा की 3 रानियां थी। पहले से ही दिमाग में बस गया, 3 गो हमू रख, हम एगो कोई नहीं तो का कोई नहीं, अभी तो और बाकी बा। हम लोग को यही सब सुना करके बड़ा किया गया। और आजकल के बच्चे तो वो नहीं सुनते हैं। डोरेमोन, छोटा भीम, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। क्या जबरदस्त। और देखिए शिक्षा कभी गुलाम नहीं हुई। इसलिए सिंपल सा एक लाइन याद रखिएगा कि गुरु के गोद में विकास और विनाश दोनों पलता है। छेड़िए मत, प्रणाम करके आशीर्वाद ले जाइए। नहीं तो ये मैं ही नहीं, ये किसी के लिए भी बोल रहा हूं, किसी के लिए भी बोल रहा हूं कि अगर किसी ने छेड़ दिया तो उसके कोप से मुझे नहीं लगता है कि कोई ओझा बचा पाएगा। किसी ओझा के पास ऐसा गुण नहीं है जो किसी गुरु के द्वारा कहे गए शब्द को पलट के दिखा देगा। ये शाश्वत सत्य है और ये अपने अपने यकीन और विश्वास की चीज है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि दोनों जब लड़े तो लड़ाई की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। गुरु चाणक्य ने उत्पन्न ही नहीं हुआ, गजब का झोल खेल कर दिए। राजनीति के ज्ञाता थे भाई, और सीधे तौर पे क्या बोले, रुक रुक, एक कमजोरी देख कैसे डरता है। तो मालूम ही चला कि जो सिकंदर है ना, इस सिकंदर पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? तो सिकंदर सबसे अधिक बात मानता है अपनी माताजी का। माताजी तो घर पे है, तो अब केकर बात मानता है? तो मानता है अपने धार्मिक मित्र का। मतलब उसका एगो मित्र है, उसका गुरु है, धार्मिक गुरु। उसकी बातों का प्रभाव सिकंदर पे बहुत ज्यादा पड़ता है। वो जैसा बोलता है वैसा वो करता है।
मैं फिर से कहूं, बिकाऊ सब कुछ है, बस उचित खरीदार चाहिए। अगर आप देखा कि भाई धार्मिक प्रभाव से ग्रसित है तो रुक, सिकंदर को हराने का एक ही तरीका, जिसका बात तारा पे दबाव कैसे बनवल जाए, तू कह दे हम ना काम करो, जानता किसी दबाव बनवल जाला, पहले वो व्यक्ति के खोज, उसके सेना में अफवाह फैलाना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बुक भी उठा के पढ़िएगा मिलेगा। उसके सेना में अफवाह थी इस बात को लेकर के, वाकई में जो भारत में कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि बाहर का विदेशी भारत में टिक नहीं पाएगा। कुछ ऐसी अफवाह फैलाई कि पूरे उसकी सेना ने दमखम तोड़ दिया, क्योंकि लड़ते 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 सेना थक चुकी थी। और इसके बाद जैसे ही अफवाह फैली, सेना का मनोबल टूट गया और सेना नदी पार करने से मना कर दिया। मजबूरी अपनी सेना, जो कि थल सेनापति और जल सेनापति निर्याकश के साथ वापस वो चला गया। वापस जाने के क्रम में अंतोगत्वा उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर महान सिर्फ इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सिकंदर महान की उम्र आज मेरी उम्र से कम 10 वर्ष छोटी थी, जो पूरे युद्ध, पूरे विश्व को जीतने का ख्वाब देखा। और दूसरी बात, वो एक ही चीज कहता था जो मुझे हद से ज्यादा प्रिय है, मेरे जहन में है, मेरे मस्तिष्क में है, मेरे शरीर में है। और मैं इस चीज के लिए हमेशा कहता हूं कि अपने आप को भय से मुक्त करो, मैं तुम्हें मृत्यु से मुक्त करता हूं। उनकी ये लाइन लाइफ टाइम है कि अपने आप को भय से मुक्त करो, मैं तुम्हें मृत्यु से मुक्त करता हूं। यह सिकंदर की लाइन थी। वो कहता था कि हम देवता के पुत्र हैं, हम हार ही नहीं सकते। और यही बात अगर आप अपने दिमाग में तैयारी करने से पहले डाल दें कि हाँ वाकई में हम नौकरी लेके ही मानेंगे, क्योंकि हम बनवे किए हैं। सिपाही की वर्दी हमारे पे बढ़िया लगती है, दरोगा की वर्दी बढ़िया लगती है, और इसे कुर्तवे नहीं हटता है यार। ये मान लेते हैं ना, प्रतिदिन सोचते हैं, डोज दीजिए दिमाग को, दिमाग एक्टिव रहेगा। हम वही का बल नहीं बने, उसके बाद कोई भी आकर के आपको इधर से उधर नहीं कर सकता है, क्योंकि दावे के साथ कहते हैं वो आपके अंदर आएगा सर, आएगा। हम लोग नेगेटिव मानसिकता के शिकार हैं। सुबह में कुछ डाले नहीं, पेट में डालते हैं, यो मांगता है, एकरा में तो डालते नहीं है। कहां डाले? सुबह सुबह कौन सा विचार डाले? गुड मॉर्निंग। कैसे कैसे विचार आते हैं, छोटा सा करके उसमें गणेश जी आएंगे, 10 सेकंड का वीडियो होगा, गुड मॉर्निंग का मैसेज चलता रहेगा, कोई व्हाट्सएप के जरिए। आप लोगों को तो मिलता ही होगा इस उम्र में, नहीं मिलता है? मिलता होगा, मिलता होगा। हनुमान जी का जैसे भी हो, शुभ मंगलवार ऐसे करके मिलेगा, बाद में हो जाएगा बेरोजगार। हाँ, तो हाई हॉटली रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ ही नहीं होता है सर। दिमाग पे डोज दीजिए, रोज सुबह उठ करके कहिए, ऐ मेरे जिन्न, आप आका है ना, इसको आदेश दीजिए आपको कैसा वर्दी चाहिए। कहेगा डबल स्टार कर, ठीक है तब लग जाइए, कुछ डोज दो, पढ़ो। और देखो अभी क्या हुआ सर, बिना युद्ध किए, देखो पता नहीं किसी विचारक का कथन है कि असली योद्धा वो होता है जो अपने दुश्मन के भी सेना को अपने तरफ से यूज कर ले। हुआ भी सर, जीत गया ना, धर्म आगे बढ़ गया, ये स्टेट फैल गया, यहां से शुरू हो गया क्या सभ्यताओं का, आगे बढ़ते बढ़ते अब तरीके साम्राज्य बन गया, बड़ा साम्राज्य, राष्ट्र का निर्माण हो गया। इसी महाजनपद के बाद राष्ट्र का निर्माण, अखंड भारत, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा और अशोक के द्वारा तैयार किया हुआ अखंड भारत का निर्माण। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, इस अखंड भारत पे क्या आ गया, अब कहीं ना कहीं कोई संभाले वाला ना होगा तो क्या होगा, डिक्लाइन होगा, पतन। अब पतन होगा तो क्या हुआ, लोग आए दूसरे और पतन करके लूटे, फिर आ गए हिंदी यूनानी, आते हैं ना जी, इंडो ग्रीक, उसी में आते हैं, कुषाण आते हैं, वो आते हैं, मिन्स आते हैं, होची मिन्स आप पढ़िएगा ना अपने आप, तो उसमें कुषाण आते हैं, शक आते हैं, सिथियन को शक बोलते हैं। तो 4 अलग अलग विदेशी देश के लोग आक्रमण किए, शासन भी किए, कुछ अच्छा भी शासन किए, ऐसा नहीं कि केवल लूटपाट मचाए, अच्छा शासन किए कुछ। इसके बाद फिर क्या हो गए, इनका शासन बढ़ते रहा,
साम्राज्य का विस्तार देखा गया। फिर उसके बाद लास्ट में क्या पकड़ता है, मुगल का एंट्री होता है, सॉरी प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारियों की एंट्री होती है। फिर वो 712 में मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। उस समय लड़ता है लुटेरा, वो सब है लुटेरा गधेड़ा सब, वो लोग का नियत ठीक नहीं था। जाइए फुलपति। तो हम आपसे ये कहें कि वो लोग क्या किया, लूट करके भाग गया, जितना पैसा कमाए लूट करके चला गया। अच्छा नहीं लगा यार। फिर इसके बाद मुगल आए। मुगल लुटेरे नहीं थे, यथा शासन किए, यथा शासन। हम लोगों ने आजादी की मुहिम छेड़ी अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि यहां से कमा करके देते थे कहां पे, इंग्लैंड में। हम लोगों में से किसी ने कभी मुगलों से आजादी की मांग की थी? नहीं, क्योंकि जितना कर लेते थे विकास तो इसी का ना करते थे। तो हम लोग परेशान नहीं थे मुगल से, जो था तो ठीक था। मुगल के समापन करते हुए अंग्रेज जब व्यापारी बन करके आए, मतलब कि भेड़ के भेष में भेड़िया, वो बोलते थे कि व्यापार करने आए हैं, देखे कि ठीक ठाक नहीं है माहौल, तो पूरी तरह से पहले इकोनॉमिकली कैप्चर किया, अर्थव्यवस्था से कमजोर कर दिया भारत को, और फिर उसके बाद रूल कर दिया, शासन किया। और उसके बाद अब देखिए शासन का बागडोर चलता रहा, आजादी की मुहिम चली, अनेकों तरह से क्रिया और प्रतिक्रिया होती रही, और अंतोतगत्वा भारत को आजादी मिली। आजादी के बाद भारत ने अपने संविधान का निर्माण किया, और कुल मिलाकर के लगभग 1950 तक में जाकर के पहली बार हमारे यहाँ 51-52 में लोकतंत्र की पूर्णतः स्थापना हो गई, जब आपके यहाँ चुनाव हुआ। तो यहीं तक आपका भारत के सभ्यता उत्थान पतन, इसमें सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है, सबको पढ़ना होगा। तो हम आपको अंतिम लाइन एक बार फिर से बता देते हैं। यह क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन है जिसको पढ़ा जा सकता है, तथा जिसके क्या लिखे हैं, जिससे कि उसके कालखंड और उस समय के सभी जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यही है आपका इतिहास, जिसमें कि बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। ये आपकी पृष्ठभूमि रही इतिहास की। कल कुछ आधुनिक भारत के इतिहास से हम शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे। आभार आपका बने रहने के लिए। जय हिंद।